छात्रगण, विद्यार्थीगण, शिक्षा जगत के पुष्प अर्थात हमारे फ्लावर्स। इसके पहले वाले व्याख्यान में तुम लोगों को 24 वो सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में बताए थे, एकदम सरल रूप में। सिर्फ एक मीनिंग, 2 मीनिंग ज़्यादातर दिए थे और ज़्यादा नहीं। आज कुछ सिंपले प्रीपोजिशन के बारे में आगे और कुछ बतावेंगे। सिंपल प्रीपोजिशंस चौबीस को बताए थे, आज 25वां नंबर से बताते हैं। ए तो आर्टिकल है, डिटरमाइनर है। ए का अर्थ एक होता है, लेकिन ए का प्रयोग कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। जैसे प्रीपोजिशन के रूप में इसका ऑन अर्थ हो जाता है। ही वेंट ऑन फुट का अर्थ हुआ ही वेंट ए फुट का अर्थ हुआ ऑन फुट। वह पैदल गया। ही इज ए बेड, इसका अर्थ हुआ ऑन बेड। वह बिस्तर पर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए का प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बिसाइड, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, के बगल में। प्रीपोजिशन में के तो लगले ही रहेगा, पहले के बगल में, के ऊपर, बगल में। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। कम एंड सीट बिसाइड मी। एकदम हल्का हल्का बताते हैं, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। एकदम हल्का सरल प्रयोग। बिसाइड्स बिसाइड्स माने होता है के अलावा। के अलावा माने सम्मिलित किया जाता है। इसका उल्टा होता है एक्सेप्ट। बिसाइड्स का होता है मिलाना, सम्मिलित करना अर्थ में। जैसे हम सब दिल्ली गए और राम भी दिल्ली गया। राम के अलावा हम लोग भी दिल्ली गए। वी वेंट टू दिल्ली बिसाइड्स राम, सीधा प्रयोग। वी वेंट टू दिल्ली बिसाइड्स बिसाइड्स राम। बस सरल प्रयोग, सम्मिलित करता है के अलावा। इसका उल्टा होता है एक्सेप्ट, माने को छोड़कर। 28 बट तो कंजंक्शन है, लेकिन
प्रीपोजिशन में भी प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन में जब प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है को छोड़कर। को छोड़कर, मोहन को छोड़कर हम सब बगीचा में फल तोड़ने के लिए गए। बट मोहन went to the garden to pluck fruits, फल तोड़ने के लिए मोहन को छोड़कर, बट मना होता है को छोड़कर हम सब गए बगीचा। तो बट का अर्थ होता है को छोड़कर, बस एक ध्यान रखना। उनतीस बाय माने होता है के द्वारा या के पास। मोहन के द्वारा बाघ मारा गया। द टाइगर वाज किल्ड बाय मोहन। पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। के पास, के नज़दीक भी इसका अर्थ होता है। के पास में, के नज़दीक में। देयर इज ए टेम्पल बाय द रिवर। नदी के पास में एक मंदिर है। अब 30 नंबर में बताते हैं। एमिड एमिड का अर्थ होता है के बीच में, माने चारों ओर से झपा हुआ। चारों ओर से झपा हुआ रहा तो एमिड है। जैसे वह पत्तियों के बीच में झपा हुआ है, पत्तियों के बीच में है। ही इज इन द लीव्स। उसी तरह एमिस्ट होता है इसका अर्थ भी होता है के बीच में। एमिस्ट का स्पेलिंग है AMIDST। ध्यान रखना, डी साइलेंट रहता है, एमिस्ट पढ़ा जाता है। इसका अर्थ भी वही होता है जो एमिड का अर्थ है। वह पत्तियों के बीच में है। ही इज इन द लीव्स। सरल प्रयोग बता रहे हैं, ध्यान रखना बच्चे सब। 32
बिटवीन का अर्थ भी होता है के बीच में, लेकिन क्या अंतर है? दो के बीच में जब रहता है तो बिटवीन का प्रयोग तो और है लंबा चौड़ा। बिटवीन का दो से ज़्यादा में भी प्रयोग किया जाता है तो कर उतना छोड़ो उतने दूर नहीं ले जाएंगे। बस सरल प्रयोग। दो के बीच में कोई चीज़ रहती है, चाहे कोई रहता है, तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। आई एम बिटवीन यू एंड हिम। मैं तुम्हारे और उसके बीच में हूँ। बस सरल प्रयोग। एमोंग का भी अर्थ होता है के बीच में, लेकिन एमोंग में दो के बीच में नहीं, बहुत दो से ज़्यादा के बीच में जब रहता है तो एमोंग का प्रयोग किया जाता है। एमोंग का प्रयोग वह 5 लड़कों के बीच में है। ही इज एमोंग 5 बॉयज। सीधा सीधी प्रयोग है। एमोंस्ट का भी अर्थ होता है के बीच में। वह हम लोगों के बीच में है। ही इज एमोंस्ट अस। इस प्रकार पैंतीस राउंड मन होता है के चारों ओर। के चारों ओर। राउंड का अर्थ होता है के चारों ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ moves around the sun। 36 नंबर अब देते हैं हमारे बच्चे। अराउंड का भी अर्थ होता है के चारों ओर। जो राउंड का अर्थ वही तो है राउंड का अर्थ के चारों ओर। एक मरा हुआ शेर के चारों ओर भीड़ थी। देयर वाज ए बिग क्राउड around the dead lion।
30 प्रकार सरल सरल एक प्रयोग बता दिए जो हर समय प्रयोग में आता है। 37 सिंस मन से, सिंस का परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट में, प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम में और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम में। जहाँ पीरियड रहे फॉर लगेगा। जैसे बड़ा हल्का सा जैसा बता देते हैं, घंटा रहे तो फॉर देना। अब इसका पॉइंट ऑफ टाइम होगा बजे रहे तो सिंस देना। दिन लिखा हुआ रहे 4 दिन से तो फॉर देना। दिन का नाम रहे सोमवार मंगल बुध रहे तो सिंस देना। महीना लिखा हुआ रहे 4 महीना 2 महीना तो फॉर देना। अब महीना का नाम रहे कि जनवरी फरवरी रहे तो सिंस देना। वर्ष रहे 4 वर्ष 3 वर्ष तो फॉर देना। अब वर्ष का ईस्वी दिया रहे 1950 चाहे कुछ रहे तो सिंस देना। एक चीज़ रफ्तार बता दिए, परीक्षा में बहुत पूछता है। और दूसरी चीज़ मनुष्य के अवस्था जब के बारे में रहे तो सिंस देना। बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड, जवानी से तो सिंस यूथ, बुढ़ापा से तो सिंस ओल्ड एज। जब अवस्था रहे मनुष्य के तो उसमें भी सिंस देना। दिन का कोई समय रहे तो उसमें भी सिंस देना। सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, अपराह्न से सिंस आफ्टरनून, रात से सिंस नाइट, आधी रात से सिंस मिडनाइट। हमारे बच्चों ध्यान रखना, परीक्षा में बराबर ही पूछता है। तो एगो सेंटेंस दे देते हैं, इस पर अमल रखना। एक बार में समझ नहीं आ रही तो वीडियो है, 3-4 बार इसको कर लेना, लिख लेना। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से गिरसा और ध्यान दे देना। सुबह से वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, लेकिन समय दिया हुआ रहे और यही बाकी रहे कि सुबह से वर्षा हो रही है तब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दो घंटा से वर्षा हो रही है तब इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ये बड्ड परीक्षा में पूछता है, कौन को रूप में दिए देता है, ध्यान रखना। अड़तीस पास्ट है, जैसा पास्ट माने होता है के बाद, के बाहर, के परे। यह रोग इलाज से छूटने वाला नहीं है, इलाज से परे है। पास्ट रेमेडी, यह ऐसा लिखा हुआ है कि समझ में आने वाला नहीं है।
तो पास्ट कंप्रीहेंशन, पाँच बजे से अधिक समय हो गया, 5 बजा है, अब 5 बजे से अधिक समय हो गया, तो इट इज पास्ट 5 o'clock। आगे होता है, आगे पटना बाढ़ के बाद है, बाढ़ से आगे है। पटना इज पास्ट बाढ़। पटना बख्तियारपुर से आगे है, पटना इज पास्ट बख्तियारपुर। पास्ट माने होता है उससे आगे, जिसके ऊपर हम दिए उससे आगे, तो पास्ट हुआ। प्रीपोजिशन के बारे में तो बोले और 30-40 लिखाए, और बराबर यही है कहे कि प्रीपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके लगता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन रहता है उस प्रीपोजिशन का वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ज़रा सा कभी कभी प्रीपोजिशन ऐसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है कि यह क्लाउज और सेंटेंस के बाद में भी प्रयोग किया जाता है। ज़रा सा उस पर ज़रा सा टच कर लेते हैं। कौन सी ऐसी स्थिति आती है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के पहले नहीं होता है, या क्लाउज किसी क्लाउज और सेंटेंस के बाद में होता है? कौन सी स्थिति आती है? पहली स्थिति तो ये है कि हम पहले बता चुके हैं, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य और क्लाउज के अंत में होता है। जैसे देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु है, व्हाट है, हुम है, जैसे, और समझ में तुमको चल आवेगा हु माने हुआ कौन, किस से, इसमें लगाओ किस से, किस लिए, किस पर, तब हो गया ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब हु, तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? हु आर यू स्पीकिंग, स्पीकिंग ऑफ, तुम किससे बातचीत कर रहे हो? हु आर यू टॉकिंग टू। देखते हो प्रीपोजिशन अंतिम में आ जाता है इस हालत में। तुम किस चीज पर बोल रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग ऑन? तुम किस लिए रो रहे हो? व्हाट आर यू वीपिंग
फॉर। देखते हो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के सेंटेंस के अंतिम में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में दूसरी स्थिति रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट है, हु है, हुइच है, जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में जब काम करता है तो उस स्थिति में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग क्लाउज या सेंटेंस के अंत में होता है। इसे देख रहे हो, दिस इज द बॉय दैट यू वेयर टॉकिंग ऑफ। यही लड़का है जिसके बारे में तुम बोल रहा था, बातचीत कर रहा था। दिस इज द हाउस दिस इज द हाउस दैट आई लिव इन। यह वही घर है जिस घर में मैं रहता हूँ। तो इस तरह देखते हैं कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट रूप में काम करता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग क्लाउज या सेंटेंस के अंत में होता है। नहीं एक बार में समझना तो वीडियो है, 2-3 बार 4 बार खोल करके इसको समझ लेना, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। 2 स्थिति बताए। तीसरी स्थिति जब रिलेटिव प्रोनाउन है दैट है, हु है, हुइच है, ये जब सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसको कहते हो ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी में कहा जाता है अनएक्सप्रेस्ड। जब व्यक्त नहीं किया जाता है, सेंटेंस में रहता ही नहीं है, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन रहता है, तो उस स्थिति में भी ये प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस या क्लाउज के अंत में चला जाता है। जैसे दिस इज द फॉरेस्ट आई वेंट थ्रू। यही जंगल है जिससे मैंने गुजरा था। देखते हो इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन देते तो वाक्य कैसे हो जाता? दिस इज द फॉरेस्ट थ्रू व्हिच, तब यही हो जाता थ्रू व्हिच आई वेंट, बस। लेकिन यह ऑब्जेक्ट है, अनएक्सप्रेस्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो आ गया दिस इज द फॉरेस्ट आई वेंट थ्रू। यह वही जंगल है जिससे मैंने गुजरा था। कोई भी वाक्य ले सकते हो। दिस इज द फील्ड वी प्लेड इन। यह वही मैदान है जिस मैदान में हम लोग खेले थे। जिस मैदान में हम लोग खेले थे। तो इस प्रकार जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी वाक्य में अनएक्सप्रेस्ड रहता है, अव्यक्त रहता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन रहता है, तो वैसी स्थिति में जो प्रीपोजिशन है
प्रीपोजिशन का प्रयोग बाकी या क्लाउज के अंत में होता है। एक और स्थिति बताते हैं जब इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव जैसे किसी भी वर्ब के पहले टू पार्टिकल लगाओगे तो ना का अर्थ होगा टू गो माने जाना, टू कम माने आना, टू रन माने दौड़ना, टू थिंक माने सोचना। ना वाला इक्वल रहता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। जब यह इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट रूप में जब काम करता है तो उस समय भी स्थिति में प्रीपोजिशन का प्रयोग बाकी या क्लाउज के अंत में होता है। जैसे यह कुर्सी, बैठना तो हो गया थोड़ा, ये इन्फिनिटिव हो गया। अब बैठने के लिए, तो बैठने के लिए तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट न बन गया। दिस इज ए चेयर टू सीट डाउन, दिस इज ए चेयर टू सीट ऑन। यह टोपी पहनने के लिए है, पहनना तो हुआ, वो पहनने के लिए है। तो सिर पर पहना जाता है, तो सिर पर पहना जाएगा तो अनेक ना प्रयोग करोगे। तो दिस इज ए कैप, टू वियर ऑन, सिर पर तो होने लगेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके बारे में भी जरा मनन करना, ध्यान देना। हो गया यार, अब